हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये जैसे ही आपने देखा कि हम डिस्कस करने वाले हैं आज कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो पटवार में आए हुए हैं। और ये क्वेश्चंस मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि हम एक बार असेस कर पाएँ अपने आप को कि हम क्या गलती करते हैं। और ये लाइन जब हमारे पास सामने आती है कि 1 या 2 मार्क्स से हम रह जाते हैं और हम उसको पा सकते थे बहुत ही आराम से। तो अभी क्या करना है आपको, ये क्वेश्चंस देखने हैं और क्वेश्चंस को देख के और अपने आप को सबसे पहले उनका आंसर बाद में सोचना है। पहले क्वेश्चन देख के अपने आंसर अपने कैलकुलेट करने हैं आपको। और 30 में से आपको कितने मार्क्स आए वो आपको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि इज द टर्म गिवन टू द प्रैक्टिस ऑफ इलीगली डाउनलोडिंग मूवी फ्रॉम ए वेबसाइट। मतलब ये ऐसी टर्म अपन कौन सी यूज करते हैं कि जो आप इलीगली आप कोई भी मूवी डाउनलोड करते हैं, मतलब वो इलीगल है ऐसा डाउनलोड करना। तो वो कौन है? पैरिटी, प्लेगरिज्म, पायरेसी या प्राइवेसी। तो इसका सही आंसर है इसका पायरेसी। ठीक है। प्लेगरिज्म एक ऐसा वर्ड है इंग्लिश का जहाँ पे अपन किसी के आइडिया, मतलब इस किसी का लेख चुराया, किसी ने, कोई ऑथर ने कुछ लिखा और मैंने नीचे अपना नाम लिख दिया, दैट इज कॉल्ड प्लेगरिज्म। और पायरेसी इसकी भाषा में, कंप्यूटर की भाषा में ये है कि अगर आप किसी का डाटा इस तरह से, मूवी वगैरह आप इलीगली उसको सेल कर रहे हैं या इलीगली उसको डाउनलोड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पायरेसी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द कंटेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड इन। अब देखो ये कहाँ पे स्टोर होती है। अब देखो कितना मिलते जुलते आंसर है। मेमोरी डाटा रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी अर्थमेटिक रजिस्टर्स, मेमोरी एक्सेस रजिस्टर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको क्या देखना है कि एग्जैक्ट आंसर आपका क्या होगा। तो देखो इंफॉर्मेशन, अब दो तरह से हमारे पास मेमोरी स्टोर होती है। एक होता है मेमोरी की डाटा और एक होती है मेमोरी का एड्रेस। तो दोनों चीज़ों को अपन आगे पढ़ेंगे भी सही, लेकिन यहाँ पे आएगा आंसर, आंसर 1, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। द कंटेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर यहाँ आता कि द एड्रेस ऑफ मेमोरी, तो वो कहाँ आता? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में। ठीक है, अब हमारे पास थर्ड आंसर आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ बीसीडी। बीसीडी का पूरा नाम क्या है? तो बाइनरी कोड डेसिमल, बिट कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डिजिट या बिट कोडेड डिजिट। अब कितना बिल्कुल आसपास आंसर आपको दिख रहे हैं और यही हम सिली मिस्टेक्स करके आते हैं और फिर हम 1-2 नंबर से हम फेल हो जाते हैं। तो इसका आंसर है बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि सबसे पहले इन क्वेश्चंस को लगाइए और आप अपने पहला खुद आंसर दीजिए, बाद में चेक कीजिए और लास्ट में स्कोर जो आपका है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। द मेमोरी विच इज प्रोग्राम एट द टाइम ऑफ इट्स मैन्युफैक्चर्ड इज। अब ऐसी कौन सी मेमोरी है जब उस सिस्टम को, कंप्यूटर को मैन्युफैक्चर कंपनी जैसे कोई मैन्युफैक्चर कर रही है, तो उसको कौन सा उसके अंदर मेमोरी वो पहले से ही प्रोग्राम करके रखती है? तो वो है पी रोम। मैक्सिमम का आंसर आर ओ एम रोम भी हो सकता है, लेकिन इसका आंसर है प्रोग्राम्ड रोम। ठीक है, रोम जब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, मैं आपको रोम के बारे में बताऊंगा कि ईपी रोम क्या होती है, पी रोम क्या होती है, रोम क्या होती है। तो इसके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो इसका है प्रोग्राम्ड रोम। जब मैन्युफैक्चर इसको बना रहा है। व्हाट डज सी डी रोम स्टैंड्स फॉर। तो सी डी रोम की फुल फॉर्म क्या है? तो कॉम्पैक्टेबल रीड ओनली मेमोरी, या कॉम्पैक्ट डाटा रीड ओनली मेमोरी, या कॉम्पैक्टेबल डिस्क रीड ओनली मेमोरी, या कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखो कितना आसपास कितना हमारे सामने ये हमारे को कंफ्यूज करेगा एग्जाम के टाइम। ये मैं अभी की नहीं कह रहा, मैं एग्जाम के टाइम की बात कर रहा हूँ। जो लोगों ने एग्जाम दिया होगा वो फील भी करते हैं। तो इसका आंसर होगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। आगे चलते हैं तो देखते हैं अपन कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज मस्ट बी रिफ्रेश्ड मैनी टाइम्स पर सेकेंड। इनमें से कौन सी मेमोरी है जो बार बार रिफ्रेश पर सेकेंड में अपने आप बहुत सारे बार हो जाती है? तो स्टैटिक रैम या डायनेमिक रैम या ईपी रोम या रोम। तो क्या बोल रहा है वो कि रिफ्रेश्ड मैनी टाइम्स पर सेकेंड।
तो यहाँ आपको इन चारों के बारे में पता होना चाहिए जब आप इसका आंसर सही दे पाएंगे। वैसे अभी के लिए आपको बता देता हूँ, इसका आंसर होगा डायनेमिक रैम। ठीक है, डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम दो अलग अलग रैम होती हैं। अब मुझे आप ये आंसर बताओ कि डायनेमिक में रैम अच्छी होती है या स्टैटिक रैम अच्छी होती है। अगर आप इसका आंसर बता पाए तो आप मुझे ये बताओ कि हमारे जो नॉर्मल कंप्यूटर्स होते हैं उनके अंदर कौन सी रैम यूज की जाती है, डायनेमिक रैम या स्टैटिक रैम। आगे चलते हैं। तो हार्ड डिस्क इज कोटेड इन बोथ साइड विथ, हार्ड डिस्क जो है वो उसके जो दोनों साइड में किस चीज का कोटिंग की जाती है, तो मैग्नेटिक मेटेलिक ऑक्साइड या ऑप्टिकल मेटेलिक ऑक्साइड या कार्बन लेयर या तीनों, ऑल ऑफ अबव। तो इसका आंसर होगा मैग्नेटिक मेटेलिक ऑक्साइड, क्योंकि आपने देखा भी होगा कि हार्ड डिस्क को हम मैग्नेटिक डिस्क भी बोल देते हैं कई बार। ऐसे ही हम आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस कैन स्टोर द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ डाटा। तो अब मुझे बताओ कि इनमें से कौन सी डिवाइस जो है वो लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर कर सकती है, हार्ड डिस्क, फ्लैश डिस्क, ब्लू रे डिस्क या डीवीडी। अब आप इसको आप चलो सेग्रीगेट भी कर सकते हो, फ्लैश फ्लैश डिस्क और डीवीडी को आप हटा दोगे। अब इन दोनों में आप कंफ्यूज जाओगे क्योंकि ब्लू रे डिस्क अब हम में से बहुत कम लोगों ने सुनी होती है। तो ये चीज़ आपको क्लियर सबसे पहले होनी चाहिए। तो इसका आंसर तो है हार्ड डिस्क। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि फ्लैश डिस्क जो है उसका साइज कितना होता है, तो फ्लैश डिस्क का साइज 1.44 MB होता है। डीवीडी का साइज कितना रहता है, डीवीडी का साइज होता है 4.7 GB। और अगर डीवीडी दोनों साइड अगर हमारे पास इसका डाटा आ सकता है या नहीं आ सकता, आप मुझे बताइए। और अगर आ सकता है तो टोटल कितना जीबी हो गया। अब नेक्स्ट आता है ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क भी इसके डीवीडी का ही फॉर्म है जिसमें 25 जीबी पहले आ सकता था, अब 50 जीबी डाटा आ सकता है। और अगर इसके दोनों तरफ होएगा तो पहले जैसे 50 जीबी होता था अब वो 100 जीबी आ सकता है। ठीक है, लेकिन हार्ड डिस्क हम टीबी तक भी जा सकते हैं। ठीक है, और ये फॉर्म भी आपको पता रहना चाहिए कितने टीबी में कितने जीबी, आगे भी हम पढ़ेंगे इसको। कैश मेमोरी एक्ट्स बिटवीन। अब सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कैश मेमोरी होती क्या है। कैश मेमोरी अगर हमको पता है तो सीपीयू और रैम के बीच में होती है, या रैम और रोम के बीच में होती है, या सीपीयू और हार्ड डिस्क के बीच में होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सीपीयू एंड रैम। अब कैश मेमोरी का यूज क्या होता है, तो कैश मेमोरी का यूज होता है कि कैश मेमोरी हमारे पास कंप्यूटर को इस जो हमारे पास उसका जो रेस्पॉन्स होता है उसको स्पीड अप करने के काम आती है। आगे डिटेल में अपन इसको पढ़ेंगे, ये केवल प्रैक्टिस टेस्ट है ताकि आप अपने आप को असेस कर पाए। व्हाट इज द कंपाइलर, कंपाइलर क्या है, combination of computer hardware, a program which translate from one high level language to another, a program which translate from one high level language to machine level language। कंपाइलर का आंसर होगा प्रोग्राम विच ट्रांसलेट फ्रॉम वन हाई लेवल टू मशीन लैंग्वेज। अब जो लोग बेसिक जो इस टेक्नोलॉजी से दूर रहते हैं उनको कंपाइलर के बारे में नहीं पता होता, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है जिनको ये चीज़ पता लगेंगी। और आगे अपन मैं आपको बताऊंगा अभी आगे के। अब GUI की फुल फॉर्म, व्हाट डज GUI स्टैंड्स फॉर, गेमिंग यूजर इंटरफेस, जनरल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या गाइडेंस यूजर इंटरफेस। तो इसका आंसर होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी डज नॉट बिलोंग टू वर्ड प्रोसेसिंग। अब आप मुझे बताओ वर्ड प्रोसेसिंग से कौन सी, करेक्टर्स, वर्ड्स, पैराग्राफ्स या सेल। अब वर्ड प्रोसेसिंग, अब आपको ये चीज क्लियर रहना चाहिए कि वर्ड मतलब वर्ड प्रोसेसिंग MS वर्ड की कहीं ना कहीं बात हो रही है। तो वर्ड्स भी रहते हैं, करेक्टर्स रहते हैं, पैराग्राफ भी रहते हैं, लेकिन सेल किस में रहता है, MS एक्सेल में रहता है। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि जो एक्सेल फाइल होती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, एक्सटेंशन के बारे में आप मुझे बताइए क्या होता है। अब देखो, फोर्ट्रन इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फुल फॉर्म ऑफ फोर्ट्रन। ये चीज मैं पहले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके आप चेक भी कर सकते हैं कि फोर्ट्रन की फुल फॉर्म क्या होगी। अब यहाँ पे आ गया फॉरबिट ट्रांसलेशन, फॉर्मेट ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन या फॉर्च्यून ट्रांसलेशन। मैं 100% आपको कह सकता हूँ कि मैक्सिमम लोग यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं। और कंफ्यूज किस में होंगे, फॉर्मूला में और फॉर्मेट में। तो इसका आंसर होगा फॉर्मूला ट्रांसलेशन। विच लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर विदाउट ट्रांसलेशन प्रोग्राम। तो कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज है जो डायरेक्ट पढ़ लेगा, उसको ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं होगी। तो कंप्यूटर एक ही भाषा समझता है और वो होती है मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर की भाषा जो होती है वो मशीन लैंग्वेज होती है। द ओरिजिनल ASCII कोड यूज्ड डैश बिट्स ऑफ ईच बाइट
रिजर्विंग दैट लास्ट बिट फॉर एरर चेकिंग। तो मुझे बताओ कि आस्की की फुल फॉर्म क्या होगी। सबसे पहले तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसकी फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है या इनमें से एक लेटर कोई पूछा जा सकता है। तो ये कितने बिट को यूज करता है ईच बाइट की, ठीक है, किसके लिए, एरर के लिए। तो इसका आंसर होगा 7 बिट का, 7 बिट्स ऑफ ईच बाइट। तो नेक्स्ट आता है टू ऑटो फिट द विड्थ ऑफ द कॉलम इन एक्सेल शीट। अब एक्सेल शीट के अंदर जैसे अपन ने कोई डाटा लिखा, कोई अब वो कॉलम बाहर जा रहा है, अब आपको ऑटो फिट करना है उसको। तो आप कौन सा बटन क्लिक करेंगे, डबल क्लिक द राइट बॉर्डर ऑफ द कॉलम, डबल क्लिक द टॉप लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द कॉलम, डबल क्लिक द कॉलम हेडर, या ऑल ऑफ द अबव। अब आप यहाँ कंफ्यूज हो गए कि आपको क्या करना है, और ये आंसर मैक्सिमम लोग गलत करके आएंगे। या तो वो हेडर करके आएंगे, या लेफ्ट करके आएंगे, राइट करके आएंगे, कौन सा करके आएंगे, यहाँ बन गई एम्बिग्यूटी। तो यहाँ पे आंसर आएगा डबल क्लिक द राइट बॉर्डर ऑफ द कॉलम, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जहां हमारे को सीखना होता है और इस पे काम करना होता है। विच कैन बी यूज फॉर क्विक एक्सेस टू कॉमनली यूज कमांड्स एंड टूल्स, स्टेटस बार, टूल बार, मेन्यू बार, या टाइटल बार। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, इसका आंसर आएगा टूल बार, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड वर्जन ऑफ एमएस ऑफिस। तो एमएस ऑफिस का वैलिड वर्जन कौन सा नहीं है। तो ऑफिस एक्सपी या ऑफिस 2010 है ये, क्यों नहीं है। ऑफिस मैनेजर या नन ऑफ देम। अब आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि वैलिड वर्जन इसके हैं कौन से। तो इसका आंसर आएगा ऑफिस मैनेजर, नॉट ए वैलिड वर्जन। तो अब आते हैं अपन कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन प्रोवाइड्स a list of other words that those who are actually or nearly the same meaning is। मतलब कि ऐसे वर्ड बताओ, ऐसा कौन सा फंक्शन है जो हमारे पास उस वर्ड से रिलेटेड अदर वर्ड भी बता देगा। जैसे मैंने डाला सीक्वेंस, सीक्वेंस से रिलेटेड अगर वर्ड भी मुझे वो बता दे, तो तो कौन सा फंक्शन होता है। तो अगर सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ होता है ये फंक्शन, इसमें कहीं भी मेंशन नहीं किया गया कि वो कहाँ होता है। तो ये चीज जब आएगी आपको, जब आपने इसको पहले पढ़ा हुआ है। तो फाइंड्स, रिप्लेस, सिनोनिम्स एंड स्पेलिंग एंड ग्रामर। मैक्सिमम लोग इसका आंसर स्पेलिंग एंड ग्रामर भी कर सकते हैं, कुछ लोग सिनोनिम भी करेंगे, कुछ लोग रिप्लेस भी करेंगे। तो ये अब ये सब आपकी आपकी इंटेलेक्ट पर डिपेंड करता है, लेकिन इसका एक्चुअल आंसर जो होगा वो इसका आंसर होगा सिनोनिम्स। वो इसका आंसर होगा सिनोनिम। सिनोनिम ही ऐसा वर्ड है जहां इसको यूज किया जाता है, कब, चाहे वर्ड हो एमएस ऑफिस के अंदर, सब जगह, ठीक है। अब ए डिजिटल सिग्नेचर इज, डिजिटल सिग्नेचर क्या है, ए बिट स्ट्रिंग गिविंग नेम ऑफ कोरस्पोंडेंट, या ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए सेंडर, एन ऑथेंटिकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय टाइपिंग इट यूनिकली टू ए की ओनली ए सेंडर नोज, या ए प्रिंटेड सिग्नेचर ऑफ ए सेंटर। तो डिजिटल इसका नाम ही बता रहा है कि डिजिटल फॉर्म में होगा। तो इसका आंसर होगा एन ऑथेंटिकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय टाइपिंग इट यूनिकली टू ए की ओनली ए सेंडर नोज। अब आता है टूल दैट इज यूज टू ट्रांसफर डाटा और फाइल्स अमंग कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट। ऐसा कौन सा टूल है, यहाँ पे प्रोटोकॉल होना चाहिए था, वैसे इसमें टूल है, चलो टूल भी बात कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जो डाटा या फाइल्स को इंटरनेट पे ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है, टीसीपी, एफटीपी, आरकाई, या गोफर। तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा एफटीपी। अब एफटीपी की फुल फॉर्म आगे पूछी जा सकती है, इसी पे आगे और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ से ही आप। तो एफटीपी क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। ऐसे ही होता है टीसीपी, ट्रांजैक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इनका क्या क्या काम होता है अगर आपसे आगे हम इसको डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन सबको आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछता हूँ, आप मुझे बताइए कि जब हम एसएमएस किसी को भेजते हैं, किसी को हमने एसएमएस किया, टेक्स्ट मैसेज करते हैं मोबाइल से हम, तो जब कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है। तो उसके लिए प्रोटोकॉल का आप आंसर कमेंट में सबसे पहले आप दीजिए। और जैसे कि अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं कि जब हम एसएमएस भेजते हैं, तो जब प्रोटोकॉल जो यूज होता है वो होता है एस एम पी पी। अब एस एम पी पी क्या होता है, शॉर्ट मैसेज पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल, ठीक है। एस एम पी पी किसके लिए होता है, ये एसएमएस के लिए होता है। ये चीजें आपको बहुत ज्यादा क्लियर करनी चाहिए, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन होता है, जब हम मेल भेजते हैं, तो मेल के लिए क्या होता है, मेल के लिए हम क्या यूज करते हैं। तो जब हम मेल किसी को ईमेल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल, तो उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है,
तो उसके लिए यूज होता है हमारे पास SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये सारी चीजें हैं जहां क्वेश्चन से क्वेश्चन बनते हैं और इसी पे अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट आता है सीक्रेट की एनक्रिप्शन इज ऑल्सो नोन एज। सीक्रेट की एनक्रिप्शन जो होता है, सबसे पहले तो आपको एनक्रिप्शन पता होना चाहिए। एनक्रिप्शन वही है कि जैसे जब हम पहले कुछ लिफाफा भेजते थे किसी को, तो हम उसको चिपका देते थे, ठीक है, और उसी सामने वाले से पूछते थे क्या वो वैसे ही चिपका हुआ था जैसे हमने चिपकाया था। तो ये एनक्रिप्शन वही है, ठीक है, कि हमने कोई कोड लगा दिया, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम भेज रहे हैं, तो कोई उसको एनक्रिप्ट कर दिया, ठीक है। प्राइवेट एनक्रिप्शन या सिमेट्रिक एनक्रिप्शन, सीक्रेट एनक्रिप्शन या एसिमेट्रिक एनक्रिप्शन, ठीक है। अब आप मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। मैक्सिमम लोग इसका आंसर बताएंगे सीक्रेट एनक्रिप्शन, जो कि गलत है। तो इसका आंसर होगा सिमेट्रिक एनक्रिप्शन। सिमेट्रिक एनक्रिप्शन इसका आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स ए प्रिंटेड कॉपी और प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन के लिए कौन सा टूल यूज होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। प्रेजेंटेशन के लिए हम MS ऑफिस का कौन सा भाग यूज करते हैं, ये क्लियर होना चाहिए। अब आपको आंसर बताना है कि प्रिंटेड कॉपी के रूप में प्रेजेंटेशन का उसको क्या कहते हैं हम। तो आउटलाइंस कहते हैं, स्पीकर नोट्स कहते हैं, या ऑडियंस हैंडआउट्स कहते हैं, या तीनों कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑडियंस हैंडआउट्स, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जहां हम सिली मिस्टेक्स करके आते हैं। अब इसमें अलग आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम यूज्ड। तो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो क्या यूज करते थे, आप मेरे पिछले लेसन्स में देख सकते हैं। मैंने एक ही चैप्टर पढ़ा है, उसमें से अभी तक 2 क्वेश्चन हमारे को मिल चुके हैं, ठीक है। ट्रांजिस्टर्स होता है, वैक्यूम ट्यूब्स होती हैं, मैग्नेटिक कोर्स होती हैं, सिलिकॉन चिप होती हैं। तो इसका आंसर है वैक्यूम ट्यूब्स। और वैक्यूम की स्पेलिंग भी मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश में चेक जरूर आती है, ये मैक्सिमम टाइम्स आ चुकी है। तो वैक्यूम की स्पेलिंग भी आप क्लियर करके चलना। अब नेक्स्ट आता है द फर्स्ट सेल इन एक्सेल वर्कशीट इज लेबल्ड एज। तो फर्स्ट सेल होती है, सबसे पहले तो सेल क्या होती है आपको ये चीज पता होना चाहिए। तो एक्सेल फाइल के अंदर जो एक खाने बने होते हैं, वो एक खाने को हम बोलते हैं सेल, ठीक है। तो सेल में वर्कशीट जो है उसका फर्स्ट सेल को किस उसका एड्रेस क्या होता है। तो ए होता है, AI होता है, A1 होता है, या A0 होता है। अब आप हो गए यहाँ पे कंफ्यूज कि इसका आंसर होता क्या है। तो आपको कंफ्यूज होने के लिए ना होने के लिए मैं आपको छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ। इसका आंसर होगा A1, ठीक है। कंट्रोल R कैन बी यूज फॉर, कंट्रोल R का यूज क्या किस लिए यूज होता है। रीओपन द लास्ट क्लोज डॉक्यूमेंट, रीप्रिंट द लास्ट प्रिंटेड पेज, रीअप्लाई द लास्ट पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, राइट अलाइन द सिलेक्टेड पैराग्राफ। अब आप सब लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे रिलोड बटन हमको नहीं दिख रहा, जो हम पूरा दिन नेट चलाते रहते हैं, कंट्रोल R करते हैं और रिलोड हो जाता है, लेकिन उनमें से तो एक भी ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। क्योंकि ये जो पूछ रहा है ये MS ऑफिस के बारे में पूछ रहा है कि कंट्रोल R वहां पे क्या यूज होता है। तो कंट्रोल R वहां पे यूज होता है राइट अलाइन के लिए। अलाइन क्या होता है कि आपका जो डाटा है वो राइट हो जाएगा, और अगर यहाँ पे कंट्रोल L कर दूं तो वो लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जहां आपको आंसर आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, तो नेटवर्क, नेक्स्ट आता है नेटवर्क कंजक्शन। कंजक्शन मतलब कहीं भी उसका रुकाव आ गया, तो किस लिए यूज होता है। व्हेन ए सिस्टम टर्मिनेट्स, कोई सिस्टम रुक जाए। व्हेन कनेक्शन बिटवीन टू नोड्स टर्मिनेट्स। अब नोड्स क्या होते हैं आपको ये चीज पता होना चाहिए। नोड्स कंप्यूटर्स को ही कहते हैं हम, ठीक है। जब कनेक्शन दो कंप्यूटर्स के बीच में नोड टर्मिनेट हो जाए, या इन केस ऑफ ट्रैफिक ओवरलोडिंग, या नन ऑफ द मेंशन। आप इसको बहुत आराम से इसको आप रेफरेंस ले सकते हैं कि कहीं ट्रैफिक जाम क्यों होगा, जब एक बहुत ज्यादा यातायात तो वहां हो जाएगा, तो ट्रैफिक ओवरलोडिंग हो जाएगा, वहां पे क्या कंजेक्शन आ जाएगा, लोग चल नहीं पाएंगे, ऐसी सिस्टम चल नहीं पाएगा, ठीक है। वाईफाई का पूरा नाम क्या है, एक्सपेंड वाईफाई। तो वाईफाई का पूरा नाम क्या है। तो वायरलेस फ्लो, वायरलेस फिडेलिटी, या वाइड फिडेलिटी, या ऑल ऑफ अबव। तो इसका आंसर बहुत आराम से आप लोग बता पाएंगे कि इसका आंसर होता है वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है। अब मैं आपसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछता हूं कि आप मुझे बताओ, एक नई टेक्नोलॉजी है लाई फाई। तो लाई फाई की फुल फॉर्म क्या होगी फिर। लाई फाई क्या टेक्नोलॉजी है या नहीं है, सबसे पहले तो अगर है तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। लाई फाई एक टेक्नोलॉजी नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। और लाई फाई का मतलब है, आप इसका आंसर पहले कमेंट करिएगा फिर आप इसका बताइएगा। तो लाई फाई का आंसर है लाइट फिडेलिटी, मतलब लाइट के थ्रू अपन डाटा को जब ट्रांसफर करते हैं, दैट इज कॉल्ड लाइट फिडेलिटी, ठीक है।
नेक्स्ट आता है हमारे पास स्लाइड शो ऑप्शंस अवेलेबल टू द प्रेजेंटर इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, मतलब इनमें से सारी तीन चीज तो स्लाइड शो में होती हैं लेकिन एक चीज इसमें नहीं होती, तो आपको वो बताना है कि वो कौन सी चीज है जो नहीं होती। तो उसका ट्रांजिशंस कमांड, स्पीकर नोट्स कमांड, मीटिंग रिमाइंड कमांड या नेविगेशन कमांड्स। तो इसका आंसर होगा ट्रांजिस्टेंस कमांड। ठीक है। यूआरएल स्टैंड्स फॉर, यूआरएल की फुल फॉर्म क्या है? तो यूआरएल की फुल फॉर्म है क्या? यूनिवर्सल रिसर्च लिस्ट, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या यूनिवर्सल रिसोर्स लिस्ट या यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। अब मुझे आप बताओ कि आप क्या आंसर क्या होने वाला है। ये सारी चीजें वही हैं कि देखो मिलती जुलती हैं और हम सिली मिस्टेक्स करके आते हैं, तो इसका आंसर होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ये 30 क्वेश्चंस थे, और जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आप इसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपका 30 में से आपके कितने मार्क्स आए। ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, आगे शेयर भी कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आगे किसी के काम आएगा आप उसको शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू। ओके।